स्वागत है आप सके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी कक्षा 12वीं और आप सबके लिए बिहार बोर्ड हिंदी से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 5 है। अगर अभी तक आपने सेट 1, 2 और 3 और 4 नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप 1 से लेके 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को 100% आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम के जरूर ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है जो कि कुछ ही दिनों में आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर आपको हिंदी का ऑल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र थोड़ा सा फीस लगेगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको हम हर बार बताते हैं, सेट 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी बताए और उसी तरह सेट 5 में भी बताएंगे कि अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे वीडियो को, और यह जो वीडियो है सबसे इंपॉर्टेंट सा प्रश्न VVI प्रश्न कह सकते हैं सेट है और इसे आपको बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो शांतिपूर्वक देखिए और ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, और ये लैपटॉप से वीडियो बनना है तो आपके लिए और अच्छी बात है ना। ठीक है, तो चलिए यह स्टार्ट करें। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर में क्या लिखा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ये जो लहना सिंह जो है ना, वो किसी न किसी कहानी का पात्र है, मुख्य कैरेक्टर कह सकते हैं वो है। तो वो जो है आपके, उसने कहा था कहानी से है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, यहाँ पर देखिएगा कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि है। ये जो गांव का घर देख रहे हैं उसके रचयिता कौन है या कवि कौन है, तो आप सबको पता है उसके जो रचयिता है ज्ञानेंद्र पति जी है। तो ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3rd नंबर प्रश्न में, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता, ये जो शमशेर बहादुर सिंह है इसकी कोई कविता है, उसकी कविता का नाम क्या है, हार जीत है, पुत्र वियोग है, गांव का घर है या उषा है। तो आप सबको पता हो गया होगा कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। बिल्कुल आप सबका राइट आंसर आ रहा है। चलिए 4 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध के रचयिता है। ये जो गजानन माधव मुक्ति बोध के जो रचयिता कह रहे हैं या लेखक कह सकते हैं या कविता कौन है, तो ये जो है जन जन का चेहरा एक जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर है। अभी तक आपने कितना 4 में 4 सही किए हैं ना। बिल्कुल, अगर आपने सही किए हैं 4 में 4 तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जितना शेयर करना हो उतना शेयर कीजिए। अगर आप जितना शेयर करेंगे ना, हम उतना ही जल्दी आप सबके लिए टेस्ट सीरीज लाएंगे, जिसमें से अगर आप अच्छा खासा स्कोर करते हैं तो आपके लिए बेस्ट माना जाएगा और उसमें अगर होगा तो टेस्ट सीरीज में आपके लिए गिफ्ट रहेंगे जिसमें आपको बहुत ही कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो जितना आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे, हम उतना ही आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, 5 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ये जो हंसते हुए देख रहे हैं उसके लेखक कौन है, तो आप सबको पता है ओम प्रकाश वाल्मीकि या मोहन राकेश या मल्लेश या भगत सिंह। तो फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छा, 5 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। क्या होगा, सी होगा। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर में क्या कह रहा है कि अधिनायक कैसी कविता है। ये जो अधिनायक हो वह कैसी कविता है। ठीक है, अधिनायक जो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है वह एक प्रकार की कैसी कविता है, तो वो जो है आपके व्यंग्यात्मक कविता है, जो कि बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि जो अशोक वाजपेयी देख रहे हैं ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था बिहार में, उत्तरांचल में या उत्तर प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। तो आप सबको पता चल गया होगा कि जो अशोक वाजपेयी है उनका जो जन्म हुआ था वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर में क्या लिखा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ये जो मोहन राकेश है उनका जन्म कब हुआ था, तो ये जो हुआ था आप सबको पता है ना, ये हुआ था 1925 में। ये भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न से ज्यादा खास कर ये आने का ज्यादा चांस है, क्योंकि जो जन्म, देखिए याद रखिएगा, जन्म और मृत्यु ये बहुत ही ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लेखक के नाम, ये 3 चीज इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके देख लेते तीनों अगर समझ जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर प्लस आ जाएंगे। कितना, 10 नंबर प्लस आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जन्म, मृत्यु और लेखक के नाम अगर पर ट्रिक लाए तो आप से इस वीडियो में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जूठन
कि हेड मास्टर का नाम क्या था। अब आप सब बताइएगा कि जूठन के लेखक कौन है। ये जो जूठन के लेखक जो है आपको पता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? ओम प्रकाश। ये भी हम याद दिलाते चलते हैं ताकि आपको अच्छा रहे। वाल्मीकि, थोड़ा सा कोई दिक्कत होगा तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जो हेड मास्टर का नाम क्या था वो था कलीराम। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आपके सामने 10 नंबर में क्या लिखा है कि तिरिच के रचनाकार कौन है। तिरिच जो देख रहे हैं उसके रचनाकार जो है आपको पता है ना। तिरिच के रचनाकार जो है आपके उदय प्रकाश जी है। तो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। ये जो जय कृष्ण मूर्ति है वो किसी न किसी रूप में देखा जाता है। जैसे देखिए बुद्ध भगवान हो गए, वो अलग नजरिया से देखा जाते हैं। उसी प्रकार जो जय कृष्ण मूर्ति जो देख रहे हैं वो किस रूप में देखा जाते हैं। तो वो जो देखे जाते हैं दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। मतलब पहले हो गया बुद्ध भगवान, ठीक है, और उसके फर्स्ट नंबर पे हो गया, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन है? तो ये हमारे जय कृष्ण मूर्ति जी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर में क्या कर रहा है कि तुलसी का बचपन का नाम क्या था। क्या था? तुलसी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला या शिव बोला। तो आप सबको पता चल गया होगा कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 13 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि भूषण की उपाधि किसने दी थी। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है, इसे VBI लगा लीजिए। अगर आपको पता है तो इसका कमेंट कीजिए फटाफट। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत अच्छे, इसमें जो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं इसका कमेंट करके। चलिए अब यहाँ पर 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे। एक याद रखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा गजब ट्रिक है कि अगर आपको 1, 2 और 3 ये जो है भक्ति काल के हैं, और चौथा जो है आपके रीति काल के हैं, और पांचवा जो हो गया 5, 6, 7, 8, 9 जो भी आपका चैप्टर आगे है वो सब किस काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। तो ये जो जयशंकर प्रसाद है वो 5 के 6, 7 के बीच में ही है। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक काल, डी बिल्कुल ही 100% राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 15 नंबर में देखिए आपके जहाँ सामने आ गया व्याकरण से कि यशोधरा का संधि विच्छेद है। यशोधरा जो देख रहे हैं इसका संधि विच्छेद जो होता है यशः जोर धारा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या कर रहा है 16 नंबर प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नाया का विलोम शब्द क्या होता है। नाया का विलोम शब्द, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है, कह सकते हैं उल्टा। जैसे यहाँ पर है बिलाई है, ठीक है, और बिलाई का मुंह ऊपर है तो उसको पलटा देंगे, मुंह को नीचे जाने देंगे, उसी प्रकार होना चाहिए। तो नया का पुराना होना चाहिए, क्या होगा? नया का पुराना। तो ये आपका राइट आंसर है। बहुत ही स्टूडेंट बोलेंगे कि सर प्राचीन होगा। प्राचीन कैसे होगा? यहाँ पर कुछ और प्रश्न रहेगा तब ना, ठीक है। यहाँ पर अगर नवीन, ठीक है, याद रखिएगा, नवीन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर नवीन रहेगा तब प्राचीन होगा। जैसे गंदा, साफ गंदा नहीं कहते, उसी प्रकार हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए बहुत अच्छे। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि ग्राम का विशेषण क्या होता है। ग्राम का विशेषण क्या है? ये भी VBI है, क्योंकि हिंदी व्याकरण अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर 50 ले आते हैं तो आप बुक से 30, 20 ला सकते हैं आराम से। तो 80 नंबर आपको हो गया यही, तो अच्छा खासा ला सकते हैं ना। तो हिंदी व्याकरण पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम बहुत ज्यादा दीजिए। तो ग्राम का जो होता है ग्रामीण होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 18 नंबर में कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या है। और संधि विच्छेद से आपको 4 नंबर, 5 नंबर, कभी कभी 3 नंबर भी पूछा जाता है। तो हिमालय का जो संधि विच्छेद होगा वो जो होगा आपका हिम जोर आले, बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब चलिए 19 नंबर में देखते हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि जन्म का विलोम शब्द क्या होता है। अब पता नहीं, किसको पता नहीं होगा ये प्रश्न, यार क्या बताते हो। जन्म का क्या होता है? जब जन्म लिए तो मृत्यु तो होगा ही, तो जन्म का क्या होगा? मृत्यु होगा, राइट, समझ गए। चलिए अब यहाँ देखिए मास का विशेषण शब्द क्या होता है। विशेषण से भी 2 नंबर, कभी कभी 3 नंबर, कभी कभी 1 ही नंबर पूछा जाता है। ये 3 नंबर से ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड के लिए बच्चे को बताएं, ठीक है। तो ये जो मास का विशेषण क्या होता है? मासिक होता है। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपके 21 नंबर में तल्लीन, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत स्टूडेंट जो तत्व लीन है ना, यहाँ पर जो ये त देख रहे हैं ना, ये जो ल देख रहे हैं वो त में कन्वर्ट हो जाता है। जब संधि विच्छेद अच्छे से पढ़ेंगे ना, क्या कहते हैं, संधि विच्छेद अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको ये सब बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो अभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? तत्
जोरलीन, ए आपका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर हलंत लगा है, इसके कारण भी सही है, दिखा देते हैं फिर से थोड़ा आप सबको, तो आपको समझ में अच्छा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 480 पे देखेंगे तो आपको अच्छे से वीडियो दिखाई देगा, अगर उससे भी अच्छा देखना है तो 720 कर लीजिए, अच्छा से दिखाई देगा। यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है और उसमें हलंत भी लगा हुआ है, याद है ना, उसके कारण ये सही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर 22 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि आर्य का विपरार्थक शब्द क्या होता है। आर्य का विपरार्थक शब्द क्या होता है, यहाँ पर खर्च होता है, व्यय होता है, खुदरा होता है या वेतन होता है। तो यहाँ पर आर्य नहीं होगा, आय होगा, क्या होगा, आय। तो आय का जो व्यय होता है, आय व्यय आय व्यय, बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 23 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि दिन का विशेषण क्या होता है। अभी जस्ट आपको बोले हैं कि दिन विशेषण से भी आपको 2 नंबर, कभी कभी 3 नंबर, कभी कभी एक ही नंबर पूछा जाता है, लेकिन पूछता जरूर है। तो दिन का जो विशेषण होता है, दावा, रात मत कर दीजिए, दावा भी मत करिए, दोपहर भी नहीं होगा, तो आपका दैनिक जो है वो 100% राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 25 नंबर में देखिए कि महेंद्र का संधि विच्छेद हो गया। देखिए संधि विच्छेद और समास, ये जो दोनों शब्द जो है ना बहुत ज्यादा पूछते हैं। अगर आप संधि विच्छेद और समास पढ़ लेते हैं तो कम से कम आपको बिहार बोर्ड में या किसी अदर भी जैसे क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं या 12th में है या 12th के बाद भी अगर आप जाइएगा तो उसमें आपको कम से कम 8, 10, कभी कभी 20 नंबर तक पूरा आ जाएगा। जब आप 12th क्लास से पास करेंगे तब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 20 नंबर का भी आ जाता है। और हिस्ट्री अगर बीए में हिंदी ऑनर्स लेते हैं तो उसमें भी आपको 20 नंबर तक पुका ही देगा, क्योंकि संधि और समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 24 नंबर का आप राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। बहुत अच्छे, महाजोर इंद्र जो देख रहे हैं ए वाले का राइट आंसर होगा, ठीक है। और एक बात और आप सबसे मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते तो बहुत ही दुखी होते दिल, ठीक है। इतना मेहनत आप सबके लिए करते हैं, अभी लैपटॉप आप सबके लिए है, आप सबके सपोर्ट और प्यार से, क्योंकि आप सब बोले थे सर लाइव क्लास नहीं लेते, तो थोड़ा सा इसी के कारण नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि खारा का विलोम शब्द होता है। खारा का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए खारा मतलब क्या होगा, जो समुद्र का देखते हैं, समुद्र का पानी, वो क्या होता है, खारा होता है। तो उल्टा उसका क्या हो सकता है, मीठा हो सकता है, राइट, मीठे होगा ना, तो सी आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा समझाते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है कि साहित्य का विशेषण क्या होता है। और विशेषण जो है ना आपको रटना पड़ेगा, क्या है, विशेषण में कोई ट्रिक नहीं, इसे रटना पड़ेगा, ठीक है। विशेषण जो है आपको जितना अच्छा से रट लेंगे, उतना अच्छे से समझ जाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो साहित्य का विशेषण जो होता है आपको पता चल गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो होता है साहित्यिक होता है, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर में देखिए कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत है, तो बी आपका राइट आंसर है। और ये जो बातचीत क्या है, तो एक प्रकार के निबंध है, ये भी याद रखिएगा। और एक बात फिर से बता देते हैं मेरे दोस्त, ये बातचीत जो देख रहे हैं उससे सब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का, कभी कभी 7 नंबर का पूछा जाता है, चैप्टर 1 से, सिर्फ चैप्टर 1 से कभी कभी 2 नंबर, कभी कभी 7 नंबर, क्योंकि कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ लेता है और कभी कभी 2 ही नंबर का। तो हम आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि चैप्टर 1 जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है 28 नंबर प्रश्न में कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, ये पूछा जा सकता है। तो आप सबका जो राइट आंसर क्या है, जयप्रकाश नारायण जी है, जो कि आपका सी राइट आंसर है। कभी कभी पूछा जाता है कि जो संपूर्ण क्रांति है वो कहाँ पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। कहाँ पर, पटना के गांधी मैदान, ये भी याद रखिएगा। कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, आपातकालीन समय में ही हुआ था, कह सकते हैं 1974 में ये हुआ, लागू हुआ था, यही ना हो सकता है क्या। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पेशगी कहानी के लेखक है। पेशगी कहानी के लेखक जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये प्रश्न आ भी सकता है, चैलेंजिंग में कहिएगा तो 100% आ भी सकता है, और 100% कहिएगा तो ना भी आ सकता है, क्योंकि ये प्रश्न आपके बुक में नहीं है, कहीं था तो अच्छा से उठा के लाए हैं। और देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, हेनरी लोपेज जो देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कबीर किस काल के कवि है। तो आपको जस्ट अभी पहले बताए हुए थे कि चैप्टर 1, 2 और 3 और 4 जो है आपके रीति काल का है, बाकी जितने भी चैप्टर आपको मिले वो आधुनिक काल का है। तो ये जो कबीर जो है ये चैप्टर 1 में नहीं है, 2 या 3 में शायद है, ठीक है। 2 या 3 में से कबीर है। तो ये जो किस काल के है, भक्ति काल के हुए, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर है ना। बहुत अच्छे, गजब, आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज अप्लाई कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बस आप कुछ नहीं चाहिए,
31 नंबर में क्या लिखा है कि बरवे रामायण के रचयिता का रचनाकार कौन है। ये जो बरवे रामायण है इसके रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है ये भी पूछा जाता है। इसके जो रचयिता है वो तुलसीदास है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपके सामने 32 नंबर में कि कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार है। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है, तो नामवर सिंह है, मोहन राकेश है, अज्ञे जी है, करुण कमल है, सॉरी अरुण कमल है अरुण कमल। तो आप फटाफट बता दीजिएगा 32 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, ये जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। देखिए इसमें जो हम ज्यादा खासकर प्रश्न जो लाए हैं लेखक के बारे में लाया जाता है। ठीक है, लेखक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस लेखक में आपको का इस सेट 5 से कम आपको है ना, सेट 5 से सॉरी सेट 5 से आपको कम से कम 2 नंबर या कभी 4 नंबर भी आ सकता है, क्योंकि सेट जो 5 है ना उसमें सिर्फ लेखक के बारे में ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें से ज़्यादा खासकर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, 33 नंबर में देखिएगा अस्त का विलोम शब्द क्या होता है। क्या कहते हैं, सूर्यास्त हो गया, मतलब कि सूर्य जो है ना वो डूब गया, तो उसका फिर उल्टा समय क्या होगा, सूर्योदय हो गया। सूर्य जो है ना उदय हो गया, मतलब कि निकल गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया। स्थूल का विपरार्थक शब्द क्या होता है। स्थूल का विपरार्थक शब्द जो होता है जंगम होता है, जड़ होता है, सूक्ष्म होता है या चेतन होता है। तो इसके बारे में बताइए 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, सूक्ष्म। ठीक है, याद रखिएगा। अब चले, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो होता है चांदनी होता है, रूपा होता है या रोहित होती है, सीसी होती है, आ, शशि होती है, सॉरी शशि। तो इसमें बताइए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा शशि होगा। चंद्रमा का जो होता है वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 36 नंबर में क्या कह रहा है कि मोती का भी पर्यायवाची शब्द बताया। मोती का जो होता है वो आपको पता है मोती का क्या होता है। मोती का जो आपका राइट आंसर क्या होगा 36 नंबर का, वो जो होगा ए होगा, क्या होगा, मुक्ति। ठीक है, यहाँ पर यही समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह पूछा भी गया है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है। मुहावरे से आपको 100% हम उम्मीद दिलाते हैं कि आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, अगर आप थोड़ा मोड़ा समझते हैं तो। ठीक है, तो आस्तीन का होना है तो घर में छिपा हुआ शत्रु, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नहीं कहते कि आस्तीन का सांप। एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एक आंख से हम कब देखते हैं, जब हम किसी चीज पे निशाना लगाते हैं तब। तो निशाना लगाना हो सकता है, राइट। सामान्य रूप से देखना ये तो नहीं हो सकता है। घृणा करना ये भी नहीं हो सकता है। दूर तक देखना ये तो नहीं हो सकता है ना। तो निशाना लगाना, जैसे हम पक्षी उक्षी को मारते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, निशाना वगैरह लगाते हैं, एक आंख से देख के लगाते हैं। ठीक है, तो लग भी जाता है। अब यहाँ पर देखिए नयन का संधि विच्छेद क्या होता है। नयन का जो संधि विच्छेद होता है, ने जो देख रहे हैं, ने जोर अन, ये जो आपके है क्या है, ये आपके है नयन का संधि विच्छेद है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने 40 नंबर में क्या है, निश्चित का संधि विच्छेद है। ये जो निश्चित है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। इसका जो राइट आंसर होगा निह जोर चित। यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें तो राइट आंसर यहाँ पर ये होना चाहिए, क्या इसका यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन को डी जो है इसमें चेंज करना पड़ेगा, ये होगा, सब ठीक होगा, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 41 नंबर में कि अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है। तो अनु जो उठा लीजिए, अनु को, वाह कितना गजब सा सवाल था ना। अब देखिए पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय आपको बताए हुए 2 नंबर से पूछा जाता है। प्रत्यय हो गया, उपसर्ग जो हो गया वो आपको कितना नंबर का, 2 नंबर का पूछता है। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लेंगे तो 3 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो पढ़ाई में जो आपका प्रत्यय कौन सा है, तो आई जो देख रहे हैं सी, वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि चंद्रमुख कौन सा समास है। चंद्रमुख हो गया, कमल नयन हो गया कमल नयन। ठीक है, नया, ये जो आप सबके है कौन सा समास, तो कर्मधारय समास है, याद रखिएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपके सामने जो आपके है लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर जो है आपके बहुब्रीहि समास है, तो डी आपका राइट आंसर है। कभी कभी लंबोदर हो गया, चंद्रमुख, चंद्रमुख हो गया, चंद्रमुख नहीं शायद कुछ और पूछेगा। कुछ और भी ले लीजिए अपने मन से, बहुब्रीहि समास से बहुत ऐसा उदाहरण है। 45 नंबर में देखिए कनक का अर्थ होता है। कनक का अर्थ जब आप क्लास 10th में होंगे ना तब पढ़े होंगे कि एक शेर रहता है, क्या रहता है, एक शेर रहता है और एक पंडित रहता है। क्या रहता है, एक पंडित रहता है। ये जो पंडित है ना वो बहुत ही क्या रहता है, वो क्या कहते हैं,
लालची रहता है, हाँ, लालची रहता है। ये जो क्या रहता है, पंडित जो रहता है लालची, और शेर जो रहता है बहुत ही समझदार रहता है। और शेर के पास कनक रहता है, तो कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। क्या होता है, अगर कहानी पढ़ा होगा तो आप सबको याद हम दिला दिए हैं, थोड़ा सा अगर आपने पढ़े होंगे क्लास 10th में अच्छे से, तो आपको हम याद दिला दिए हैं। तो वहां पर क्या होता है, ये जो शेर रहता है उसे फुसला उसला के पंडित के यहाँ जाल में लाकर और उसे पंडित को मार भी देता है सोना के लोभ में। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि दूध का पर्यायवाची शब्द है। दूध का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो आपको बताना है। तो दूध का पर्यायवाची शब्द जो होता है 46 का आपका राइट आंसर क्या होगा, बी, क्षीर होगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, रोना तो हो नहीं सकता है, व्यर्थ में हाँकना, झूठ बोलना नहीं हो सकता है, हंसना मतलब कि व्यर्थ की बातें को धीरे धीरे हाँकना। और गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना भी होता है, उसी प्रकार व्यर्थ में हाँकना यही हो सकता है। समझ गए। चलिए, गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, 48 नंबर का बता दीजिए फटाफट क्या होगा। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, सुंदर दिखना, ये जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। संदवानी का संधि विच्छेद क्या हुआ, तो यहाँ पर जो सत जोड़ देख रहे हैं वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ये भी आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से। अब यहाँ पर देखिए, राजा रानी कौन सा समास है, राजा रानी जो समास पूछा रहा है वो आपके द्वंद्व समास से, तो बी आपका राइट आंसर है। और वहीं पर हम कुछ पूछते हैं आपसे कि भाई, हम बहुत बार पूछे हैं आपसे, अब आप इस प्रश्न का आप उत्तर गलत नहीं देंगे कि भाई भैया कौन सा समास है। प्लीज अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा ही पता होगा तो इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर सजेस्ट करेंगे। ठीक है। चलिए 41 नंबर में 51 नंबर में देखते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था वो बेनी प्रसाद भट्ट थे, जो कि एक प्रकार के व्यापार थे, तो बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है वो किस लेखक की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मल्ल्याज, बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह। तो ये भी जो आपके हैं बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है दमयंती स्वयंवर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा 52 का। ठीक है। चलिए अब देखिए, आपके सामने 53 नंबर प्रश्न में क्या करा कि उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था जो कहानी है वो किस पे है, युद्ध की कहानी है। बिल्कुल सही है, युद्ध पे तो 100% कहानी है। दिव्य प्रेम की कहानी, इसमें लव के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया गया है। प्रेम पे बलिदान, क्या है, प्रेम पर बलिदान की कहानी, और इस पे क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस ऑफ लव। इस पे पूरा का पूरा निछावर कर दिया है अपने लव पे पूरा। और मस्त कहानी है, सुनेगा तो दिल धड़क जाएगा, प्यार नहीं हुआ रहेगा ना तभी भी हो जाएगा इस कहानी से। राइट, डी आपका राइट आंसर होगा, डी। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आपके सामने 54 नंबर में क्या करा है, अरे रुक जा भाई, इतना लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, अभी सीखेंगे धीरे धीरे, आप सबके लिए और धीरे धीरे सीखते रहेंगे। देखिए आज हम बताएं, एक लाइफ में बहुत बड़ा सीखने का कुछ मिलता है कि जब आप अच्छे खासे काम करिएगा, क्या कुछ ही कीजिए, नहीं तो अगर आप किसी से सपोर्ट मांगिएगा ना, या मांगिए तो नहीं देगा कोई भी, किसी से भी मांगिए, कोई भी हो, आप सपोर्ट मांगिएगा ना कि भाई हमें ये कर बता दो, ये किसी कर दो, तो नहीं कोई करेगा, कोई भी नहीं करेगा, चाहे कोई अपना भी क्यों ना हो, नहीं करता है। आज हम भी खुद देख लिया, बहुत ऐसा आदमी है, हम उसको बहुत कॉल किए, बहुत। छोड़िए इस बात में नहीं चाहता है, लेकिन चलिए यहाँ पर 54 नंबर में क्या है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, इनमें से नहीं कह रहा है, गुलेरी जी की नहीं है, तो वो जो है आपको पता है ना कि कौन सी नहीं है, तो हारे को हरि नाम जो है वो नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर है। अब आप सब बताएंगे कि जो हारे को हरि नाम जो है, इसके लेखक कौन है, हारे को हरि नाम जो है इसके लेखक कौन है, तो आप सबको पता है ना, बिल्कुल आपको पता है तो बता दीजिएगा। 55 नंबर देखिए कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वो था आपको बाउल नाम था, इसे बाउल 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 नाम के पुकारा जाता था, सी आपका राइट आंसर है। और बाद में जो जवान हो गया और क्रांतिकारी लाए तो उसे लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, लोक नायक। ठीक है, लोक नायक के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया कौन, जयप्रकाश नारायण। अब यहाँ पर देखिए 56 नंबर में क्या करा कि जीवन भर का एक शब्द होगा। देखिए जीवन भर का एक शब्द होगा, जैसे आपकी पत्नी जो है वो क्या है, एक प्रकार के जीवन भर के हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे, आजीवन कहेंगे, वो हमारे साथ आजीवन रहेंगे, या आपके साथ जो आपकी पत्नी होगी वो आपके हमेशा आपके साथ ही रहेगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, आजीवन कहलाएगी। ठीक है। यहाँ पर देखिए, जिससे किसी बात
कि न होने का बोध है। कोई व्यक्ति है और यहाँ पर व्यक्ति जिससे कोई बात करने का बोध ही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी नहीं, तो हम इसे क्या कहेंगे? निषेधवाचक कहेंगे, राइट? सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए आपके सामने 48 नंबर 58 नंबर में कि आगमी शब्द का विलोम शब्द होता है। आगमी जो शब्द है उसका जो होता है विगत होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 59 नंबर में क्या कह रहा है कि संवंत का संधि विच्छेद होगा। संवंत, तो समजोरवत, समजोरवत, यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 60 नंबर में क्या कह रहा है कि आदर शब्द का विशेषण क्या होता है? तो आदर शब्द का जो विशेषण होता है, आदरणीय होते हैं, यहाँ पर भी आदरणीय। तो एक आदरणीय को हटा दीजिए और एक को राइट आंसर लगा के सी को ही कर दीजिए, ठीक है। और आप सबसे हम पूछते हैं मेरे दोस्त, ये जो सेट अभी आप सबने 5 देखा है, ठीक है, और 4, 3, 2 और 1, ये सब हमें पूरा विश्वास है कि आपने देख लिया होगा, ठीक है। नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां पर आप जाके सर्च करेंगे या टिपेंगे तो वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। और अब आपसे बताएंगे कि इसमें लैपटॉप में जब आज क्लास लिए हैं, इसमें वॉइस कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपसे हम पूछ रहे हैं, और ज़रूर आप वॉइस के बारे में कमेंट करेंगे। आप वीडियो के बारे में अच्छा है या नहीं है, वो कमेंट करिए या नहीं करिए, लेकिन आप ज़रूर वॉइस के बारे में कमेंट करेंगे, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।